अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। जैसे कि हम लोगों को आइडिया है कि फार्माकोकाइनेटिक्स जो है इज द इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग, यानी कि अगर हम लोग कोई सी भी मेडिसिन लेते हैं या ड्रग लेते हैं तो हमारी बॉडी हमारे ड्रग के साथ क्या करती है, उस इफेक्ट को हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं, राइट। जिसके अंदर हमारे पास फोर मेन मैकेनिज्म्स आते हैं, या फिर आप लोग कहते हो फोर मेजर प्रोसेसेस आते हैं। और उसके अंदर नंबर वन एब्जॉर्प्शन, नंबर सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन, देन मेटाबॉलिज्म, और उसके बाद एक्सक्रीशन या फिर आप लोग कहते हो इलिमिनेशन। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन की अगर आप लोग बात करो तो आप कहते हो कि ये आपके ड्रग को साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचाने का सफर है। ठीक है, यानी कि जिस रास्ते से आप लोग ले रहे हो उस रास्ते से लेकर आपकी दवा को खून में पहुंचा देना इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन बाकी तमाम रूट्स के लिए अवेलेबल होता है एक्सेप्ट आईवी के लिए, यानी कि ऐसी ड्रग्स जिनको हम लोग इंट्रावीनसली लें यानी कि वेन्स में लगाएं, उनके लिए एब्जॉर्प्शन का फेज नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप लोग ड्रग को डायरेक्टली वेन्स यानी कि आप लोग ब्लड में पहुंचाते हो डायरेक्ट, राइट। आप लोग कहते हो एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है, द रेट एंड कैपेबिलिटी यानी कि उसकी सलाहियत और उसकी रफ्तार किसकी, आपके एब्जॉर्प्शन की, डिपेंड्स ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उस रास्ते पर डिपेंड करती है, इन्हिसार करती है जिस रास्ते से आप लोग ले रहे हो, एक्सेप्ट फॉर द आईवी डिलीवरी, राइट। इसके बाद आप लोग कहते हो मेजर एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म्स कौन कौन से हैं अगर तो हम लोग ड्रग को ले रहे हैं जीआईटी के जरिए। नंबर वन पैसिव डिफ्यूजन, देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ये तीन मेजर मैकेनिज्म्स आपके सिलेबस में इंक्लूड है, राइट। नंबर वन पैसिव डिफ्यूजन। अगर आप लोग पैसिव डिफ्यूजन की बात करो तो कहते हो आपकी बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो कि इस रास्ते को अपनाती हैं या फिर इस मैकेनिज्म के जरिए आपके ब्लड के अंदर पहुंचती हैं। इसमें होता क्या है, इसके अंदर आपकी तकरीबन तकरीबन वाटर सॉल्युबल ड्रग्स आती हैं जो कि आपके खून के अंदर दाखिल होंगी थ्रू पोर्स, यानी कि अगर आपके ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में मौजूद छोटे छोटे से रास्ते बहुत बारीक बारीक से, जैसे आप कहो कि सुराख हों, उन सुराख के जरिए आपकी ड्रग आर पार हो जाए। ठीक है, वाटर सॉल्युबल ड्रग्स इस तरह से पास होंगी, मीन आर पार हो जाएंगी सेल मेम्ब्रेन के। जबकि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो डिफ्यूज हो जाती हैं मेम्ब्रेन के जरिए, यानी कि मेम्ब्रेन को एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस कर लेती हैं, जो लिपोफिलिक होंगी यानी कि लिपिड लवर होंगी, जिनके लिपिड में हल होने वाली। जबकि जो पानी में हल होने वाली है, जो हाइड्रोफिलिक है, वो किसी न किसी सुराख के जरिए यानी पोर्स के जरिए आर पार होती हैं। ठीक है, यानी कि सेल के अंदर आ जाती हैं। आप कहते हो पैसिव डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि ज़्यादा मिकदार वाली जगह से कम मिकदार वाली जगह में आना विदाउट इन्वॉल्विंग एन कैरियर, विद यानी कि किसी भी कैरियर की मदद के बगैर या फिर एटीपी की मदद के बगैर, यानी कि ना तो इनको किसी किस्म की एनर्जी चाहिए होती है और ना ही कोई सवारी कि उस पर सवार होकर एक मीन बाहर से अंदर आ जाए, राइट। मोस्टली ड्रग्स एंटर इन बॉडी थ्रू दिस मैकेनिज्म। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हम लोगों ने पहले भी एफएससी में या मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। आप लोग कहते हो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एटीपी की ज़रूरत होती है, यानी कि एनर्जी की ज़रूरत होती है, बिल्कुल। और इसके अंदर मूवमेंट किस तरह से होगी, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। बिल्कुल ऐसे जैसे अगर आप लोग मोटर चलाते हो घर में, ठीक है, आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हो और पानी वो मोटर नीचे से ज़मीन से खींचकर ऊपर टैंकी में पहुंचाती है, राइट। बिल्कुल इसी तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पानी जो आपकी ड्रग है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी विद द हेल्प ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, यानी कि एनर्जी की मदद से। एटीपी मॉलिक्यूल का क्या होगा कि एटीपी मॉलिक्यूल की हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी, टूट जाएगा और वो एडीपी में तब्दील हो जाएगा। यानी कि यही आपकी जो मेम्ब्रेन है, अगर इसके ऊपर आके आपकी ड्रग लगी, ठीक है, आपकी ड्रग ने यहाँ पर बाइंड किया, एटीपी कन्वर्ट हो गया एडीपी में, यानी कि जो आपका एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट था वो अब एडिनोसिन डाई फॉस्फेट में तब्दील हो गया। ट्राई यानी कि 3, डाई यानी कि 2, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो गया।
और आपकी ड्रग बाहर से अंदर आ गई। क्लियर है? इट इज एनर्जी डिपेंडेंट एंड इज ड्रिवन, यानी कि चलती है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, यानी कि एटीपी के मॉलिक्यूल के तोड़ने के बाद चलेगा ये प्रोसेस। इन दिस ड्रग मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, राइट। इसके अंदर आपको एनर्जी चाहिए होती है, बिल्कुल ऐसे जैसे पानी की मोटर चलाते हो, पानी वो नीचे से खींचता है लोअर कंसंट्रेशन से ऊपर की तरफ, यानी कि ऊपर टैंकी में भरता है, ठीक है। जबकि पैसिव डिफ्यूजन में फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, लाइक अगर आप ऊंचाई पे खड़े हो जाओ, ऊपर से पानी डालो, तो बिना किसी एनर्जी के पानी नीचे आ जाएगा, राइट। इसके बाद आपका आता है एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस। आप लोगों ने पहले भी शायद इस चीज को पढ़ा हो, पिनोसाइटोसिस और पिंडोसाइटोसिस, ठीक है। होता क्या है कि अगर आपके सेल मेम्ब्रेन इस तरह से, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अगर कोई चीज आकर बैठे, ठीक है, कोई भी चीज अगर आकर बैठती है, वो सेल मेम्ब्रेन उसको अपने अंदर की तरफ खींचे और फिर बाद में इस तरह से अंदर की तरफ खींच कर और फिर बाद में इस वेजिकल को बंद कर दे, ठीक है। और ये वेजिकल सा, ये जो पॉकेट सा जो बनाया उसने, इसको अंदर की तरफ ले ले। ये सेल मेम्ब्रेन, ये बाहर का रास्ता हो गया, और ये जो अंदर ये जो है ये इंट्रासेलुलर वाली जगह होगी, यानी कि सेल के अंदर की जगह हो गई, राइट। आप लोग कहते हो कि आपकी जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ऐसे ट्रांसपोमिन, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स, यानी कि बड़े ड्रग मॉलिक्यूल्स आपके मेम्ब्रेन के ऊपर आके लगेंगे, आपकी मेम्ब्रेन उसको अंदर की तरफ खींच लेगी, ठीक है, और अपनी ही मेम्ब्रेन से उसकी इर्द गिर्द एक पॉकेट बनाएगी और उसको सेल के अंदर ले लेगी, राइट। और इस चीज को आप लोग कहते हो एंडोसाइटोसिस, ठीक है। इस चीज को कहोगे एंडोसाइटोसिस, यानी कि अंदर आना। अगर तो यही चीज अंदर से बाहर की तरफ हो रही है, यानी कि अगर हम इसी डायग्राम को उल्टा करके देखें, तो आप कहते हो अगर अंदर से वो बाहर की तरफ भेज दे, तो इट्स मीन एक्सोसाइटोसिस, यानी कि एग्जिट कर दिया उसने। दिस टाइप ऑफ ड्रग डिलीवरी ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड फॉर ड्रग्स हैविंग लार्ज साइज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, यानी कि ये सिस्टम आप लोग उनके लिए इस्तेमाल करते हो, या फिर ये रास्ता, या फिर आप लोग इस तरह का ट्रांसपोर्ट उन ड्रग्स के लिए इस्तेमाल करते हो जिनका मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स ईटिंग ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स, ये क्या करता है, इसके अंदर एक किस्म का जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो खा जाता है आपके ड्रग मॉलिक्यूल्स को, या एनगल्फ कर देता है, यानी कि निगल लेता है, एंड ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल, और सेल के अंदर ले जाता है बाय पिंचिंग ऑफ द ड्रग फील्ड वेजिकल। किस तरह से कि उसको ड्रग फील्ड वेजिकल बना देता है, वेजिकल मीन जैसे पॉकेट, ठीक है, पॉकेट। जबकि एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, इज द रिवर्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस इसका ऑपोजिट है कि अगर अंदर कोई ड्रग मॉलिक्यूल मौजूद है, तो उसके इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन से एक पॉकेट बनाएगा और फिर बाद में उसको बाहर भेज देता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोगों का मैकेनिज्म स्टार्ट होता है कि अब आपकी जो ड्रग थी वो आपके साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच गई, राइट। आपने यही कहा ना कि आपके ब्लड स्ट्रीम तक आ गई। अब आप लोग बात करते हो डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करें, तो आप लोग कहोगे कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दवा आपकी या मेडिसिन ब्लड स्ट्रीम से अब एंटर होगी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में या टिश्यूज में, या फिर आप लोग कहते हो कि मुख्तलिफ किस्म के बॉडी कंपार्टमेंट में वो दाखिल हो जाएगी, ठीक है। ये आपके डिफरेंट बॉडी साइड्स पे जाके वो मीन पहुंचती है, राइट। इसके अंदर आप लोग कहते हो मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स हैं जिनसे हम ये देखते हैं कि हमारी ड्रग किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई है। एज फॉर एग्जाम्पल ब्लड फ्लो की बात करो, तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि जहाँ पर ब्लड फ्लो, खून का बहाव ज़्यादा होगा, वहाँ पे ड्रग ज़्यादा पहुँचेगी, और जहाँ पे खून का बहाव कम होगा, जिन ऑर्गन्स में खून कम होगा, वहाँ पे खून का बहाव कम है, वहाँ पे ऑब्वियसली ड्रग हमारी देर से या कम पहुँचेगी, राइट। यानी कि हमारे ऐसे वेसल्स रिच ऑर्गन्स, यानी कि ऐसे ऑर्गन्स जहाँ पे वेसल्स बहुत ज़्यादा मिकदार में हैं, लाइक ब्रेन, लिवर, किडनी, वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा है, इज ग्रेटर देन दैट टू द स्केलेटल मसल्स। वहाँ पे आप लोग कहते हो ब्रेन, लिवर और किडनी में जो है ब्लड का फ्लो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द स्केलेटल मसल्स, राइट। इस वजह से वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगी। इसी तरह से आप लोग कहते हो एडिपोज टिश्यूज हों, स्किन है, या फिर विसिरा,
हैव स्टिल लोअर रेट्स ऑफ ब्लड फ्लो, इन सब में भी ब्लड का जो बहाव है वो कम है। आप लोग कहोगे कि ग्रेटर द ब्लड फ्लो ग्रेटर विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन, जिस ऑर्गन में जितना ज्यादा ब्लड फ्लो होगा उतना ज्यादा वहां पे खून का फैलाव होगा, सॉरी आपकी ड्रग का, आपकी दवा का फैलाव होगा, राइट। सेकेंड थिंग, आप लोग कहते हो कैपिलरी परमेबिलिटी भी हमारे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती है। किस तरह से कि हम लोग जानते हैं कि कैपिलरीज के जरिए परमिएशन होना यानी कि पहुंचना हमारी दवा का, वो इन्हिसार करता है या फिर मालूम किया जाता है दो चीज़ों से। नंबर वन, कैपिलरी स्ट्रक्चर, और दूसरा केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग। कैपिलरी स्ट्रक्चर के उसके अंदर स्लिट्स मौजूद हैं या नहीं मौजूद, वो कितनी मिकदार में है, कितनी मीन कम है, कम मिकदार में है या ज़्यादा उसका कैपिलरी नेटवर्क है। केमिकल नेचर में आप लोग कहते हो लाइक वो लिपोफिलिक है या हाइड्रोफिलिक है, यानी कि लिपिड लवर है या फिर वाटर लवर है, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल ये पिक्चर जैसे आप लोगों के सामने नजर आ रही है, आप लोग कहते हो इन ब्रेन कैपिलरी में जितनी भी हमारी कैपिलरीज ब्रेन में मौजूद हैं उनके अंदर एंडोथेलियल सेल्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं, यानी कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा स्टार्ट हो जाता है, राइट। इसके साथ साथ एंड हैव नो स्लेट जंक्शन, यानी कि उनके दरमियान में किसी किस्म का भी सुराख, रास्ता या नहीं होता, ठीक है, आने जाने का गुजर नहीं है भी तो बहुत ज़्यादा टाइट है कि उसके अंदर से ड्रग का गुजर होना मुश्किल हो जाएगा, राइट। ऐसी कैपिलरीज हमारे ब्रेन्स में पाई जाती हैं। आप लोग कहते हो एंडोथेलियल सेल्स कॉन्टिन्यूअस भी हैं, लगातार भी हैं, एंड हैव नो स्लेट जंक्शन, और दरमियान में कोई रास्ता भी नहीं है, जिसकी वजह से हमारी ऐसी ड्रग जिन्हें हम ब्रेन में पहुंचाना चाहते हैं शुड बी लिपिड सोलूबल, ताकि वो क्रॉस कर जाएं, ड्रग कैन क्रॉस ऐसी जगहों पर, सो दैट लिपिड सोलूबल ड्रग कैन क्रॉस, ऐसी जगहों पर हमारी लिपिड सोलूबल ड्रग्स यानी कि जो हमारे मेम्ब्रेन में से होती हुई गुजर जाएं, ऐसी ड्रग्स लाजिम होती हैं। एंडोथेलियल सेल्स आपके यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आप लोग देखते हो कि कैपिलरी इन ब्रेन, उसके अंदर आपकी कैपिलरीज जो होती हैं वो एक तो कॉन्टिन्यूअस हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर आप देखोगे कि रास्ता बहुत थोड़ा सा है, राइट, यानी कि टाइट जंक्शन है, उनके दरमियान में रास्ता कम है, जिसकी वजह से आपकी दवा नहीं पहुंचती। जबकि लीवर में अगर आप देखो तो आप कहते हो यहाँ पे कैपिलरीज एक तो डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, यानी कि लगातार नहीं है, बीच बीच में रास्ता आ रहा है। दूसरा ये कि ये इनके एंडोथेलियल सेल्स जो हैं इनमें स्लिट्स मौजूद हैं, ठीक है, स्लिट जंक्शंस, यानी कि इनके दरमियान में रास्ते मौजूद हैं जिसमें से आपकी दवा अंदर बाहर हो सकती है, राइट। आप लोग कहते हो इन लिवर एंड स्प्लीन एंडोथेलियल सेल्स आर डिसकॉन्टिन्यूअस, एक तो वो सेल्स डिसकॉन्टिन्यूअस हैं, इनके लगातार नहीं हैं, एंड लार्ज और बड़े भी हैं, थ्रू विच लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन्स कैन क्रॉस, जिसमें से लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन्स आसानी से आर पार हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वन, हमारा जो सेकंड लास्ट, बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू द प्लाज्मा प्रोटीन्स। इसके साथ साथ अगर हमारी ड्रग जब प्लाज्मा में पहुंचती है तो हमारे प्लाज्मा में मौजूद बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स हैं जिनके साथ हमारी ड्रग बाइंड हो जाती है, और अगर तो हमारी ड्रग प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन्स के साथ लाइक एल्ब्यूमिन के साथ जुड़ जाए तो जुड़ी हुई ड्रग हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है। यानी कि बाउंड ड्रग्स आर फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव, वो इनएक्टिव है यानी कि आप कहते हो कि नाकारा है, या फिर आप कहते हो कारामद नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ओनली फ्री अनबाउंड ड्रग, यानी कि जो जुड़ी हुई नहीं है, फ्री है, ठीक है, आज़ाद है, कैन एक्ट ऑन टारगेट साइट इन द टिश्यूज, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुद्दे पर जाकर काम कर सकती है या अपना असर दिखा सकती है। बाउंड ड्रग्स रिमेन इन वेस्कुलर स्पेस, जो बाउंड ड्रग्स होगी, जो जुड़ी हुई होंगी, वो सिर्फ वेस्कुलर स्पेस में रहती हैं, एंड इज नॉट मेटाबोलाइज्ड, और वो मेटाबोलाइज भी नहीं होती और वो इलिमिनेट भी नहीं होती। समटाइम ऐसी ड्रग्स जो कि हमारे ऐसे प्लाज्मा प्रोटीन्स लाइक एल्ब्यूमिन के साथ जुड़ी रहें, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी टाइम तक रहें, वो हमारे लिए नुकसानदेह भी साबित होती हैं, राइट। लास्ट वन हमारा आता है अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वो वॉल्यूम इनटू विच ड्रग डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि हमारा वो वॉल्यूम जिसके अंदर हमारी ड्रग फैल गई है, उतने वॉल्यूम को आप लोग अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हो, राइट।
आप लोग कहते हो आपकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कंपार्टमेंट्स हैं। लाइक आपने अपनी बॉडी को मुख्तलिफ कंपार्टमेंट, मुख्तलिफ हिस्सों में आपने उसको तकसीम कर लिया। लाइक एक आपने प्लाज्मा कंपार्टमेंट बना लिया, एक एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि सेल से बाहर की दुनिया आ गई, और एक टोटल बॉडी वाटर है, यानी कि इन सारे के सारे कंपार्टमेंट्स को मिलाकर बनाया आपने। इस चीज को अगर मैं ऐसे समझाऊं कि एक आपके सेल के बाहर की दुनिया है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और एक सेल के अंदर की दुनिया है इंट्रासेलुलर फ्लूइड। फिर इन दोनों फ्लूइड्स को मिलाकर आपका टोटल बॉडी वाटर बनता है। ठीक है, यानी कि आपका टोटल बॉडी वाटर कंपार्टमेंट बनता है इन दोनों को मिलाकर। और अगर आप एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि सेल से बाहर की दुनिया देखो तो उसमें भी आप कहते हो कि दो तरह के होते हैं, एक आपका प्लाज्मा है और एक आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। अब हम लोग बात करेंगे कि आपने अपने अपने पूरी की पूरी बॉडी को कितने डिपार्टमेंट्स में या कितने कंपार्टमेंट में डिवाइड कर लिया। आप बात करते हो कि लाइक एक आपका प्लाज्मा कंपार्टमेंट है, यानी कि प्लाज्मा कंपार्टमेंट में आप लोगों की सिर्फ वही ड्रग रहेगी जो हाई मॉलिक्यूलर वेट हो, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो, और वो क्रॉस ना कर सकती हो स्लिट जंक्शन को, तो वो प्लाज्मा में पड़ी रहेगी, राइट। लेकिन वो आपकी ड्रग्स जो कि लो मॉलिक्यूलर वेट की है, यानी कि उसका मॉलिक्यूलर वेट भी कम है, हाइड्रोफिलिक है, यानी कि वाटर लवर है, लेकिन इसके साथ साथ वो स्लिट को क्रॉस कर जाएगी। क्यों? क्योंकि वो लो मॉलिक्यूलर वेट है। और फिर हाइड्रोफिलिक है तो वो स्लिट को यानी कि उन पोर्स को क्रॉस कर जाएगी। कौन से पोर्स को? इन वाले पोर्स को वो क्रॉस कर जाती है, राइट। यह भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। इसके बाद एक हमारी वो ड्रग्स होती हैं, अच्छा जो हमारी ये वाली ड्रग्स होंगी ये पाई जाएंगी हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, सेल से बाहर की दुनिया में। जबकि जो हमारी लिपोफिलिक ड्रग्स होती हैं वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आ जाती हैं। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं है। आप लोग कहते हो जो आपकी लिपोफिलिक हैं यानी कि लिपिड लवर होती हैं वो आराम से आपके सेल के अंदर आ जाएंगी, राइट। फिर आता है लो मॉलिक्यूलर वेट वाली हो ड्रग्स, फिर लिपोफिलिसिटी भी हो यानी कि लिपोफिलिक भी हो, स्लिट जंक्शन को क्रॉस भी कर जाती हों, और इंट्रासेलुलर बॉडी में भी मौजूद हों, यानी कि उनको तमाम तर फिजिबिलिटीज़ मौजूद हैं, यानी कि तमाम तर उनको सहूलियात मैसर हैं कि उनका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा नहीं है, लिपिड लवर भी हैं, अंदर भी आ सकते हैं सेल के, और स्लिट को भी यानी कि उन पोर्स को, उन रास्तों को भी क्रॉस कर सकती हैं। ये हमारे बॉडी के टोटल बॉडी वाटर यानी कि आपके बॉडी में किसी भी कंपार्टमेंट में पाई जा सकती हैं, राइट। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो इस पूरे के पूरे लेक्चर में से, तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। और अगर आपको लेक्चर समझ आया है तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।